एक्चुअली हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे इसमें। ठीक है, लास्ट हमने 7th नंबर तक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें दिखेगा क्या, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो था, जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जो न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे अपने स्क्रीन पे जो प्रिंट करके रखा था, वो न्यूमेरिकल इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया बिकॉज द रीजन क्या था कि वो क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है। आप अगर बैक जाओगे और लेक्चर नंबर 4 पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 पे, तो वहां पर मैंने क्या किया था कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कैसे डिस्कस किया है, मैं थोड़ा याद दिला दूं तुमको। क्वेश्चन ऐसा था, देखो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ था, क्लियर है, इस जगह भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ था, ओके, इस जगह एक कैपेसिटर था, ठीक है, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस था, और इन सबको मिला लो आप, यहाँ एक कैपेसिटर था, ठीक है, और इसके साथ एक रेसिस्टेंस, और यहाँ एक रेसिस्टेंस, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, मतलब ये C1, ये C2, ठीक है, इस तरह से इन सबकी वैल्यू दी हुई थी। दैट बिकम्स, इसकी 20 माइक्रोफराड कुछ वैल्यू थी, इसकी शायद 10 माइक्रोफराड वैल्यू थी, यहाँ पे 60 ओम था, ठीक है, यहाँ पे 30 ओम था, यहाँ 20 ओम था, ठीक है, इस जगह भी 30 ओम था। मैं ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं बस एक आपको याद दिला रहा हूँ क्या था, ये 12 वोल्ट था, और यहाँ पर स्विच लगा हुआ था, ये की था। ठीक है, इसमें दो चीजें आपको पूछा जा रहा था, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है ना, हमसे पहला क्या पूछा जा रहा था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आप लेक्चर नंबर 4 में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सेकंड था कि ये जो 60 ओम वाला जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसके पास कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, दैट्स द रीजन मैंने ये क्वेश्चन को रिमूव किया है। ठीक है, और बेटा आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, अब बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि व्यूज तो आ रहे हैं मेरे, ठीक है, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बट प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं थोड़ा मोटिवेट हूँगा और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, देखो मैं अगर ये YouTube चैनल्स पे आपके लिए अगर कुछ लेक्चर्स के वीडियोस फॉर्म कर रहा हूँ, तो उसका मेन रीजन ये है कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे। ठीक है, देखो मैं फर्स्ट बातें अगर तुमको बताऊं तो पहला प्रॉब्लम्स क्या था मेरे साथ, ठीक है, टीचर्स जो थे हमारे, जो भी मेरे टीचर्स थे, ठीक है ना, वो टीचर्स क्या करते थे, थियरी बहुत अच्छी एक्सप्लेन करते थे, थियरी एक्सप्लेन करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती थी, थियरी बहुत अच्छी एक्सप्लेन करते थे, उन्हें पर्टिकुलर सिलेबस भी फिनिश करनी रहती थी। तो जैसे वो नंबर ऑफ सम्स जो होते थे, नंबर ऑफ सम्स, ठीक है, नंबर ऑफ सम्स क्या होता था, टीचर्स हमें मैक्सिमम 15 या फिर 10 सम्स ऐसे, वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी सम्स हमें डिस्कस कर देते थे। ठीक है, उसके बाद वो कुछ सीट्स वगैरह मिलती थी, वो होमवर्क होती थी। ठीक है, तो जो हमारे बैच में जो रैंकर्स था, ठीक है, उसको थियरी के बाद, इस सम्स के बाद, उसके बाद उससे प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, वो बाकी करता था। ठीक है, बट क्या होता था कि हम जब नए चैप्टर्स में इंटर कर जाते हैं तो क्या होता है कि हमें जो असाइनमेंट्स मिलते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है, या फिर जो बुक्स होते हैं हमारे पास, उसके सम्स हमारे फिनिश नहीं होते, और हम क्या हो जाता है कि हम दूसरे चैप्टर्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं, और दैट्स द रीजन वहां पर क्या हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं वो चैप्टर हमारा पेंडिंग हो जाता है। ठीक है, हमारा ग्रिप नहीं बन पाता उस चैप्टर में। ठीक है, तो ये चीजें मेरे साथ कंटिन्यूअस 11th में यही सिचुएशन बननी रही कि मैं जब भी कर रहा था तो मेरे साथ यही इश्यू बन जाती थी, मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, देन जब मैं 12th में आया, देन आई रियलाइज कि फुल सिलेबस से तो को कवर करके कोई एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये बात करोगे कि यार एक्सेप्शनल है कि एक रेजोनेंस का स्टूडेंट था जिसने 360 अपॉन 360 मार्क्स जो है लेकर आया था जेई मेंस में। ठीक है, क्लियर है, मानता हूं मैं बात, ये उसका लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। ठीक है, बट आप ये मेरी बात को समझो कि कभी भी ये 360 बाई 360 लाना, मैं ये नहीं कहता कि ये
बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट क्या है, इससे ज्यादा बेटर है कि हम जेई में एक अच्छा रैंक क्वालिफाई करें। ठीक है, जेई में क्या करें, एक अच्छा रैंक क्वालिफाई करें। और ये तब पॉसिबल होता है जब क्या होगा कि हमारा ग्रिप होगा किसी चैप्टर्स में। ठीक है, तो मैं अपने प्रॉब्लम्स को ही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा प्रॉब्लम्स था जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो दैट्स अ टाइम ये बहुत अच्छा था मेरा। थियरी एक्सप्लेनेशन टीचर बहुत अच्छा करते थे, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता था, कहीं दिक्कत नहीं था। न्यूमेरिकल्स में क्या होता था, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कम होने के कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो जाती थी। जैसे आप देखोगे अभी हम आरसी सर्किट डिस्कस कर रहे हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं सिचुएशन कुछ हो जाता है, यहाँ पे कैसे पोटेंशियल निकाले, तो बहुत सारी चीजें। वही अगर हम नंबर ऑफ सम्स थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और वो टीचर्स अगर कराते हैं, तो आप वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जिससे दो चीजें होती है, एक तो थियरी भी रिवाइज हो जाती है, और सब में भी अपना एक कमांड बन जाता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि मैं नंबर ऑफ सम्स जो है थोड़ा उस वे में कराऊंगा कि आप जब कभी भी कोई भी बुक्स मार्केट से लाओगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुमको सजेस्ट करूं, नहीं तुम क्या करो, बीएम समा के सिंगेज ले आओ, या अरिहंत के डीसी पांडे ले आओ, या एरोडोव खरीद के ले आओ, या क्रोटोव बनाओ, या इन द सेंस आप एच सी वर्मा बनाओ। तो मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं करूंगा कि ये पर्टिकुलर बुक मार्केट से ले आओ और इसको सॉल्व करो, या आशीष अरोड़ा की बुक ले आओ जो गैलेक्सी फिजिक्स है, बहुत अच्छी किताब है, तो आप वो ले आओ। तो मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं करूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको ये कहूंगा, जिन बच्चों के पास जो भी बुक्स है आप वही मार्केट से लेके आओ। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है कि बुक्स जब आप ओपन करो तो क्या आपको उसके लैंग्वेज समझ में आता है। अगर राइटर का लैंग्वेज आपको बहुत इजी समझ में आता है, तो आप वही बुक मार्केट से ले आओ। ठीक है, क्योंकि बिकॉज थियरी नहीं चेंज होती। ठीक है, और मैं तुमको ये भी बोलूं कि कोई भी बुक लेके आओगे तो उसका 60% टू 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। 20-30% का डिफरेंसेस आता होगा। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस अगर जो आता है वो हम देख लेंगे, एग्जामिनेशंस के लिए भी रखो कुछ चीजें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बेटा यही है कि आप कोई भी बुक लेके और उसके सम्स बनाओ। तो मैं अगर इस तरह के सम्स डिस्कस कर रहा हूं, तो मेरा ये है कि मैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सम डिस्कस करूं, और नंबर ऑफ सम्स कॉन्सेप्चुअली इतना ज्यादा डिस्कस करूं कि आप जब प्रैक्टिस में बैठो, क्योंकि हो सकता है जब मैं आरसी सर्किट खत्म करूं तो मैं 2 दिन का ब्रेक डाल दूं, कि नहीं 2 दिन तक कोई लेक्चर्स मैं अपलोड नहीं करूंगा इन केस ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, मतलब अदर जैसे आरसी सर्किट्स के बाद अगर मैं जो नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन 2 दिनों में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो आपके बुक्स में, जो आपके पास अवेलेबल है। कोई नई बुक या कुछ भी नई चीजें लाने के लिए ना रखो। ठीक है, लेक्चर सुनो, देन जो भी बुक है आपके पास उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो। अगर आपका बहुत अच्छा कमांड है उस पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है आपको जेई में क्वालिफाई होने से। ठीक है, इवन मेंस में भी और एडवांस में भी, तो इन टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान दोगे। ठीक है, अब थोड़ी सी मेरी बातें करो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ऑब्वियसली मैं लेक्चर्स आपके लिए फॉर्म कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करो, थियरी बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करो। ठीक है, तो बेटा मुझे भी इंस्पायर करो। ठीक है, क्योंकि मैं अपने शेड्यूल में से कुछ टाइम्स निकालता हूँ और फिर आपके लिए मैं लेक्चर्स फॉर्म कर रहा हूँ। क्लियर है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज हैं, आप देखते हो, मैं ये भी, डिसलाइक भी नहीं होती, लाइक्स हैं मगर उतने नंबर ऑफ लाइक्स नहीं है ताकि मैं करूं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो मेरा लेक्चर्स जाएगा, तो मैं मिनिमम, मैं ये चाहूंगी कम, मिनिमम, क्योंकि सब्सक्राइबर जैसे हैं, तो मुझे सब्सक्राइबर 50+ इस लेक्चर्स के बाद ऐड होने चाहिए। ठीक है, और प्लस 50 लाइक्स चाहिए मुझे। ठीक है, ताकि मैं इंस्पायर हूं और आपको बहुत अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपको बनाकर दूं। ठीक है, ताकि आप बहुत इजी वे में अपने नाम के आगे ईआर लगा सको। ठीक है, और बोलो कि मैं आईआईटी कॉलेज से दिस ईयर में पास आउट हूं। ठीक है, क्लियर है, तो चलो हम बात करते हैं अब न्यूमेरिकल्स की। बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई। देखो, ये मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 8 था जिसको मैंने यहाँ से रिमूव किया है, उसका रीजन ये है कि ये मैंने लेक्चर नंबर 4 में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 4 में ये क्वेश्चंस को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप रेफर कर सकते हो लेक्चर 4 को। ठीक है, क्लियर है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। पहले ये जो हमने किया है गड़बड़ सरबड़ी, मतलब ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ये सब रब कर दूं। ठीक है,
क्लियर है? देखो एक चीज याद रखना कि जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो आपको बहुत डिटेल्स में इसलिए सम्स न्यूमेरिकल्स बता सकते हैं क्योंकि देखो थियोरेटिकली जो नॉलेज है, थियोरी तो इंपॉर्टेंट है कि थियोरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगी, बट प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स हमें इसलिए थोड़ा एडवांटेज होता है कि हमें थोड़ा अच्छा आता है। उसका रीजन ये होता है कि हम प्रैक्टिकल ही करते हैं। ठीक है, दैट्स अ रीजन ना कि जेई भी जब आपसे पूछता है तो क्या कहता है कि भाई आपके न्यूमेरिकल्स कैसे हैं ये बताइए। ठीक है, और वो आपका न्यूमेरिकल्स में ही टेस्ट लेता है। ठीक है, तो ये कवर करते हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद मैं अपने इसी चैनल में हम बात करेंगे ऑब्वियसली केमिस्ट्री की भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये बोलूं कि फिजिक्स में ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री की ही डिस्कस करेंगे क्योंकि जेई में क्या होता है ये बहुत स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री। ठीक है, और हम मैथ्स में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स छोड़ देंगे, हम मैथमेटिक्स में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप रिलैक्स रहें, हम दोनों सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं फिजिक्स में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और फिजिक्स, अब देखो मैं तुमसे अगर ऐसा पूछूं ना कि अच्छा मुझे ये बताओ कि स्टैंडर्ड बुक कौन सी है केमिस्ट्री की या फिर मैथ्स की, तो आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे नाम्स बच्चे लेते हैं। ठीक है, बट अगर आप फिजिक्स की बात करो तो आप नाम क्या लोगे? एच सी वर्मा, एरोडो, डीसी पांडे, बी एम शर्मा। इसी में आप कहीं ना कहीं खोए हुए हो और हर किसी को स्टैंडर्ड पता है। ठीक है, और हम उसी को बनाते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम तो एच सी वर्मा एरोडो भी चला करती थी। ठीक है, तो ये इस चीज को थोड़ा सा आप भी कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, फिजिक्स एकदम कॉन्सेप्चुअली है और अब के जो टाइम है अभी, ठीक है, मैं अभी इन द सेंस 2005 की बात करूं, 2005 के बाद से स्टिल अभी तक फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं और प्योर फिजिक्स होता है। नहीं तो 2005 के पहले थोड़ा कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स आया करता था, बट अब नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा एंट्री नहीं करते, बहुत माइनर कैलकुलस होता है या फिर मैथमेटिक्स होता है जो कि इजी है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी ये चीजें हैं। और मैं ये बताऊं कि अभी जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स को बेटा आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, और अगेन इस वीडियो में मुझे मिनिमम 50 लाइक्स चाहिए और सब्सक्राइब भी चाहिए। ठीक है, ताकि मैं इंस्पायर हूं और मैं अच्छा करूं। ठीक है, जैसे मेरे टीचर्स मुझे इंस्पायर करते थे और मैं आईआईटी क्वालिफाई हुआ, वैसे ही आप भी कुछ ऐसा करो कि आप भी आईआईटी क्वालिफाई हो, अपने टीचर को इंस्पायर करो, क्योंकि मैं अपने टीचर्स को देख सकता था, आप मुझे देख नहीं सकते। ठीक है, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का तरीका यही है यूट्यूब के जरिए कि यूट्यूब ने सब्सक्रिप्शन बनाया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। ठीक है, और ये भी कमेंट करो कि सर आफ्टर द आरसी सर्किट मैं दो प्लान कर रहा था, एक 11th स्टैंडर्ड के लिए कि 11th में मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, और 12th का, जैसे 12th में मैंने प्लान किया था कि जैसे मैं आरसी सर्किट डिस्कस कर रहा हूं उसके बाद मैं करंट में ही जाऊंगा। ठीक है, करंट के ही आगे सेक्शन की वीडियोस बनाऊं या प्लस मैं मैग्नेट के भी वीडियोस बनाऊं या मॉडर्न या ऑप्टिक्स के वीडियोस बनाऊं। तो आप मुझे 12th में नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, किसकी वीडियो चाहिए, कौन से लेक्चर्स में अपलोड करूं ये मुझे बताओ। और 11th में आप मुझे बताओ कि आपको मैकेनिक्स 1 से स्टार्ट करूं या मैकेनिक्स 2 से स्टार्ट करूं या हीट या वेव में डिस्कस करें हम। ठीक है, तो ये चीजें आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे इस वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैसे हम इसको कवर करेंगे। ओके, ठीक है, तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली अब हम लोगों ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, क्लियर है? अब हमने डिस्कस कर रखा है कि 8 नंबर न्यूमेरिकल्स क्यों रिमूव किया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आज इसको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन है क्या। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर सी। ठीक है, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर सी ये है मेरे पास। ठीक है, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C in the circuit shown in the figure, the internal resistance of the source can be neglected। ठीक है, जो सोर्स है, जो बैटरीज है, इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक, ये तो बड़ा इजी हो गया अब तो, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस है नहीं इसके पास तो। अब देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C, मतलब ये जो C कैपेसिटर है इसके बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करना है। तो मेरी बात को यहां ध्यान देना। ठीक है, अगर ये ऐसी बातें बोल रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, तो बट यहां पर क्या है, ऐसा मेंशन नहीं किया। ठीक है, कि t इज इक्वल टू कौन से टाइम में हमको कंसिडर करना है। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर t इज इक्वल टू 0 वाली बातें मैं बोलूं तो तुमको पता है कि चार्ज होगा ही नहीं कैपेसिटर के पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तुम भूल जाओ। मतलब
अगर मैं t इज इक्वल टू टी टाइम पे बात करूं तो t इज इक्वल टू टी टाइम पे मैं बात करूं तो t इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या हो जाता है, ये पोटेंशियल जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ठीक है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे हम लोग। क्लियर है, तो वो भी कहीं ना कहीं वेरिएबल है, बट हम बात करें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मिल सकता है, ठीक है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं है, बट हमको अज्यूम करना पड़ेगा टाइम क्या, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी लॉजिक आपको समझ में आई कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है, अब मेरी बात को सुनना कि अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं क्या बोलूंगा कि कैपेसिटर जो है, ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या बना रहे हो फिर से बोल देता हूं मैं, देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सोच रहे हैं तो ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, देखो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर देखो ये जो ब्रांच है जो मैं रेड वाला बना रहा हूँ, देखो ये जो ब्रांच है इस पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब नो करंट हो जाएगा, कोई करंट नहीं, नो करंट। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर नो करंट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चलो, यहाँ देखना, यहां से क्या होगा, यहां से आपका करंट फ्लो करेगा इस तरह से, ये करंट जा रहा है, चलो सपोज करो यहाँ से I1 करंट जा रहा है, ठीक है, चलो I1 मान लिया था, I1 ही लेते हैं, इधर से I1 जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो बैटरी है, ठीक है, यहाँ से सपोज करो इस तरफ गया तो यहाँ सपोज करो I2 करंट जा रहा है, I1 वहां लिखा था तो इसको I2 लिख लेता हूँ, I2 करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो मेरी बात को समझो, इधर रिटर्न कितना आना चाहिए, I2, और इस तरफ तो जाएगा नहीं, ये रेड वाला जो दिख रहा है इस पे, रेड वाला जो वायर है यहाँ पे तो नो करंट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में फुल्ली चार्ज है। तो यहाँ देखो करंट I1 इस तरफ आएगा, बट ये जो पोर्शन है इस तरफ अगर करंट जा रहा है तो I2 इधर जा रहा है, ठीक है, और I2 इधर निकल रहा है, मतलब इस ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखो I1 माइनस I2। क्लियर है ना, यहाँ पे हमें क्या करंट मिलेगा, I1 माइनस I2, ठीक है, ये करंट हमको मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है, मतलब इस जगह से जो वापस आएगा वो भी कितना करंट वापस आएगा, I1। इस पर कहीं दिक्कत नहीं, इतनी दूर आपको समझ में आ गया। अब मेरी बात को समझो कि अगर मैं ये वाला देखो, इसमें ये जो नीचे का है इस पे मैं किरचॉफ इक्वेशन लगाऊं, ठीक है, ये फर्स्ट जिसको बनाया मतलब लूप 1 में, ठीक है, लूप 1 में ये नीचे वाला दिख रहा है ना आपको, इसको मैंने लूप 1 माना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, क्लियर है, इस पॉइंट से लिखना शुरू करते हैं। देखो निगेटिव से पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, +4 वोल्ट, ऊपर चले हम देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, -10I1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी हम कर रहे हैं, ये करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख लो, 0, ठीक है। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 30I1 माइनस 20I2 इज इक्वल टू 4, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब देखो ये जो है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये I1 माइनस I2 जो सर्कल में लिखा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं सेकेंड लूप बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो लूप 2 में चलते हैं, लूप 2 में हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन। तो लूप 2 के लिए लिखो, देखो यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ मैं, ये देखो डॉट जो बनाया यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, निगेटिव से ये पॉजिटिव जा रहा है, मतलब यहाँ से चलो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है। ये निगेटिव से पॉजिटिव तो वोल्टेज क्या हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं पहले 1 वोल्ट, ठीक है, -30I2 माइनस 20, क्या लिखूँ 20
I1 माइ सॉरी स्मॉल लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर देते हैं। देखो ये सब बहुत ध्यान रखना होता है, मतलब लेक्चर्स फॉर्म करने में ये सारी चीज़ों की मिस्टेक होती है, तो बच्चे भी उसी पे ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, 20 I1 माइनस I2। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 50I2 माइनस 20I1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन बना देता हूँ। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन से तुमको आइडिया लग गया होगा कि इससे हम अगर सॉल्व करना चाहें, ठीक है ना, इससे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक बड़ा आराम से एक सेक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं, I1 और I2 की वैल्यू मिल सकती है हमको। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना, यहाँ भी है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 20 है ना, तो 330I1 क्लियर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें I1 और ये I2 है, तो 3 से नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 60I1 माइनस 40I2 इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन सेकेंड में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 150I2 माइनस 60I1 इज इक्वल टू 3। इसको फोर्थ मान लिया। ठीक है, अब ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। ठीक है, ये सब इजी काम है, ये सब तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, 110 I2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 11, तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 11 अपॉन 110, दैट मीन्स 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को मिल गई। ठीक है, जब I2 की वैल्यू यहाँ पर इतना मिल गया है, तो ऑब्वियसली I1 की वैल्यू कितनी निकालें, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में ही I2 की वैल्यू डाल देंगे, तो I1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो I1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 30 इंटू I1 माइनस 20 इंटू क्या है 0.1 डालेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 4। मतलब I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल है, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होता है, हाँ 0.2 एम्पियर। इज इट क्लियर। यहाँ से मुझे क्या हो गया, I2 भी मिल गया। देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ से आपको I2 भी मिल गया। ठीक है, और यहाँ से हमें I1 भी मिल चुका है। ठीक है ना, ये I1 की भी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब देखो, अब I1 I2 हमें मिल गया, क्लियर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या है एक्चुअली, पोटेंशियल। देखो ध्यान से, देखो अब हमें निकालना क्या, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर सी इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे निकालना है ना, कैपेसिटर वाले पे। यहाँ से मतलब अगर मैं यहाँ देखो, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूँ, डार्क यूज करता हूँ। देखो अगर मैं इस पॉइंट से, देखना ध्यान से समझना, ये जो पर्पल दिखा रहा हूँ मैं, ये वाले पॉइंट और ये पॉइंट्स के बीच अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बीच, क्योंकि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट पूछ रहा है, तो देखो इस पॉइंट्स को देखना, ये जो पॉइंट्स है इसको मैं डी इंडिकेट कर देता हूँ और इसको मैं सी लिख देता हूँ। तो देखो इसको मैं डी लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये सी है। तो देखो यहाँ से अगर हम कंसिडर करने की कोशिश करें, देखना ध्यान से, ठीक है, देखो यहाँ से देखो, ये वी डी दिख रहा है आपको, ये वाला सेक्शन देखो डी दिख रहा है, तो डी से चलना शुरू करो। तो देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ वी डी। ठीक है, अब यहाँ देखो करेंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, करेंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 10I1। ठीक है, और ऊपर चलो ये क्या मिल जाएगा, +1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC। तो अब मुझे देखो ध्यान से देखो, ये सॉरी प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, तो देखो VT और माइनस 10 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.2 प्लस 1 इज इक्वल टू VC। मतलब यहाँ से क्लियर है कि VT माइनस VC क्या हो जाएगा मेरे पास,
1 वोल्ट, और यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, यही क्या मिल जाएगा हमको आंसर। ठीक है, क्लियर है, अब आई बात समझ में, इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ते हैं आज, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अब इतने कर चुके हैं कि हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए लॉजिक को समझने या करने में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, दैट मीन्स दिस पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है मुझसे ए और बी में इन द फिगर, जब स्विच एस इज ओपन, एस को ओपन ही रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो एस है ये ओपन ही है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ओपन। ठीक है, देखो इसको कह रहा है ओपन ही रखो। ठीक है, जो इसको अपन को ओपन ही रखना है, देखो इसको ओपन ही रखना है। क्लियर, अब ध्यान से समझो, ए और बी पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना इस फिगर में ये 18 वोल्ट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना है 18 वोल्ट, तो यहाँ से करंट सपोज करो ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ ओपन है तो ऑब्वियसली इस तरफ तो जाएगा नहीं, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये अर्थ किया हुआ है तो इसके पास पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। क्लियर है ना, अर्थ किया हुआ है तो इसके पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो मेरी बात को समझो, 18 से आप इधर चलना शुरू कर रहे हो। ठीक है, 18 से आप इस तरफ चलना शुरू कर रहे हो। क्लियर है, 18 से इस तरफ हम चलना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक किया है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है देखो, क्योंकि ऐसे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो मैं कर देता हूँ, ये है 18 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे है 6 ओम, और इस जगह आप चलोगे तो यहाँ भी है मेरे पास 3 ओम। ठीक है, और यहाँ से स्विच लगा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है इन लोगों ने प्रिंट करने में। ठीक है, आज इन्हें भी डांट पड़ेगी। देखो ये है आपका 3 माइक्रोफराड। ओके, और यहाँ से बात करें ये है अर्थ क्या, तो फिगर ऐसा है। ठीक है, फिगर पे तो दुनिया मरती है ना, और इन लोगों ने फिगर ही गलत बना दिया। फिगर अच्छी नहीं होगी तो कैसे चलेगा, लाइफ ही खराब हो जाएगी। देखो ये है ना बेटा, फिगर ऐसा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फिगर वन स्विच एस इज ओपन। ठीक है, ये फिगर नहीं कंसिडर करना है आपको, ये फिगर को क्रॉस करो। ठीक है, ये फिगर लेके चलना है आपको। क्लियर, अब ध्यान से समझो कि अगर मुझे ये देखना है तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है ना, यहाँ से करंट ऐसे चल रही है, तो देखो ऐसे जाएगा करंट क्योंकि उधर है, और ये कितना है 0 वोल्ट। तो मुझे यहाँ से यहाँ जब चलना है तो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि ये जो 6 ओम है, ठीक है, और ये जो 3 ओम है, ये तुमको कैसा दिखेगा, सीरीज में दिखेगा। ठीक है, जब ये सीरीज में दिखेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ये जो आई होगा इस आई की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल कितना हो गया 18 वोल्ट, तो आई की वैल्यू क्या लिख लूं मैं, आई इज इक्वल टू लिखो 18/9, 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, दैट बिकम्स, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखो 2 एम्पियर। क्या मिल गया मेरे पास 2 एम्पियर। ठीक है, अब बात करो कि ए पे पोटेंशियल कितना होगा, ए पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे देखो, मैं यहाँ से तुमको ऐसे समझाऊं, अगर हमको ए पे पोटेंशियल निकालना है तो देखो इस पॉइंट से मैं चलना शुरू करता हूँ, ये देखो ये डार्क दिख रहा है ना आपको यहाँ से, तो मैं ऐसे लिख दो वी ए। अब इधर से करंट आ रहा है तो करंट कितना आ रहा है इसका 2 एम्पियर, तो इसी डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखो -3 इंटू आई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है 0, तो 0। तो बताओ वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी स्मॉल ए है, वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × आई मतलब 2, दैट इज 6 वोल्ट। तो यहाँ से वी ए तो निकल गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है, what is the value of VA, this becomes 6 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ बात करो हमें क्या निकालना VB।
किसकी वैल्यू निकालनी है? वी बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे समझो, इस पॉइंट से अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुमको ये कितना दे रहा है? 6 माइक्रोफैरड, और ये कितना दे रहा है? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये कितना है? 0 वोल्ट। तो 6 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ भी निकाल लो। सी इक्विवेलेंट क्या मिलेगा तुमको? देखो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 6 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 6, दैट इज क्या हो जाएगा? 6 3 सा, देखो 18 अपॉन 9, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। ये मुझे सी इक्विवेलेंट मिल गया। जब सी इक्विवेलेंट मिल गया तो चार्ज की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो चार्ज कितना हो जाएगा? देखो सी इक्विवेलेंट हो गया 2 और इंटू वी। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो इस पॉइंट से, देखना ध्यान से समझना, इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट तक मतलब 0 तक जाएंगे तो हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? 18। तो यहाँ 18 लिखेंगे तो कितना हो गया? 36 माइक्रोकूलम। मतलब इस पे जो नेट चार्ज होगा, यहाँ पे तुम बात करो क्यू नेट, तो नेट चार्ज मुझे कितना मिल रहा है? 36 माइक्रोकूलम। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में? ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप समझना कि अगर मैं ये V मतलब VB से यहाँ तक चलूँ, मतलब मैं ऐसे लिखो पोटेंशियल एट B, ठीक है, -0 इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं? Q अपॉन 3, क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ पे कितना मिल गया हमको? 36। तो बताओ, तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 12 अपॉन कितना, सॉरी Q की वैल्यू कितनी है, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 36। Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई मेरे पास? 36 डिवाइड बाई क्या लिखूं? 3। तो VB कितना हो गया मेरे पास? 12 वोल्ट। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये निकला मेरे पास 12 वोल्ट, ठीक है, और ये निकला मेरे पास 6 वोल्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है हमको? VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिखूं? 12 माइनस 6, दैट इज 6 वोल्ट। ठीक है ना? क्लियर है? नहीं सॉरी, VA माइनस VB निकालना है ना, तो ये प्लस, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ना, VA माइनस VB। तो VA की वैल्यू क्या है? 6, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। अब ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? -6 वोल्ट। ठीक है, तो VAB की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना? -6 वोल्ट। डन? ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं बेटा समझने में? अब तुम बात करो किसकी? हम बात करें क्या? बी पार्ट क्वेश्चंस की। बी पार्ट देखो क्या है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, चलो बी पे डिस्कस करें थोड़ा सा। बी क्या कह रहा है? विच पॉइंट ए और बी इज द हायर पोटेंशियल? ए और बी में कौन हायर पोटेंशियल का है? ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या दिखा हमको? 12 वोल्ट आ रहा है इसका, है ना? बी पे 12 वोल्ट आ रहा है और ए पे क्या हो रहा है? 6 वोल्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम मुझे लिखना पड़ेगा हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल पे कौन जाएगा? देखो, तो हम बी पार्ट में क्या लिख लेंगे? तो ए पार्ट का आंसर था। बी पार्ट में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट बी, पॉइंट बी इज हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट क्या कह रहा है? देखो, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ तो समझ में आएगा कि फिगर बहुत गंदा है। देखो, इसको रब कर रहा है, देखो, शिट, ये क्वेश्चन तो हमने, ये फिगर में ही हमने गलत कर रखा था ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये है ना यहाँ पे। तो क्या कह रहा है मेरे पास? व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल ऑफ बी व्हेन स्विच एस इज क्लोज? ठीक है, इस पे कितना होगा जब स्विच एस को क्या कर दे हम? क्लोज कर दें। मतलब ये क्या हो रहा है मेरे पास? क्लोज। अगर ये क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, अगर ये क्लोज कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करने लगेगा। ये क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करेगा। तो जितना पोटेंशियल ए के पास होगा ऑब्वियसली उतना ही पोटेंशियल क्या होगा? बी के पास होगा। तो सी पार्ट में ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सी पार्ट में क्या होगा? स्विच एस इज क्लोज, स्विच एस इज क्लोज्ड, VB इज इक्वल टू VA दैट इज 6 वोल्ट। क्योंकि ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि ये
ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग वायर एक हो जाएगा ना, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल बी पे होगा, और ये दोनों कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ समझना। ठीक है, डी पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच डज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, डी पार्ट थोड़ा अच्छा लिख रहा है मुझे कि हाउ मच डज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चेंज विथ एस इज क्लोज, जब एस क्लोज है तो। ठीक है, चलो देखें इसको भी, जब एस क्लोज है मतलब डी पार्ट, तो डी पार्ट के लिए समझो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस को जब आपने क्लोज किया है तो क्या होगा। ठीक है, तो चलो वापस पिक्चर पे आते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि मैं ये पहले सिचुएशन ये बनाऊं कि इनिशियली क्या था यहाँ पे। ठीक है, इनिशियली क्या सिचुएशन था, इनिशियली हम कैसे सॉल्व कर रहे थे। देखो यहाँ पर एक बैटरी लगी थी 18 वोल्ट की। ठीक है, इनिशियली सिचुएशन जो था, जो हमने फाइंड आउट किया है, वो हमने क्या फाइंड आउट किया है वो देख लो। देखो यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफराड था और ये 3 माइक्रोफराड था, ये 6 ओम था, ये 3 ओम था। देखो यहाँ जब हमने कंसीडर किया था, देखो हमें ये पता था यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 18 वोल्ट। ठीक है, और हमने चार्ज क्या निकाला था यहाँ पे, C इक्विवेलेंट इंटू वी, सॉरी C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू, हमें कितना आया था, देखो 2 इंटू 18 मतलब 36 माइक्रो कूलम चार्ज था पहले मेरे पास, जब ये स्विच क्या था, ओपन था। हमने ये चीज निकाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी बात को सुना, फाइनली क्या हो रहा होगा। देखो अब यहाँ पे फाइनली जो क्वेश्चंस में कह रहा है, देखो इनिशियली इतना था मेरे पास, फाइनली क्या होगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा क्लोज करने के बाद क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, देखो फाइनली ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है, इस जगह ये रेसिस्टेंस है, देखो यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ एक और कैपेसिटर है। ठीक है, फाइनली क्या किया गया, हमने स्विच को क्लोज कर दिया। ये 18 वोल्ट था, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 6 माइक्रोफराड, ये 3 माइक्रोफराड, और ये अर्थ है। ठीक है ना, 3 माइक्रोफराड ऐसा है। ठीक है, तो मेरी बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं, ठीक है, इस जगह अगर हम कंसिडर करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, हम बात ऐसे ही करेंगे, तो कनेक्टिंग वायर हो गया। अगर हम इस जगह से इस जगह मूवमेंट देखें, ठीक है, तो तुमको ये चीज पता है कि चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C इंटू वी। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कैपेसिटेंस है। देखो इस जगह पे अगर मुझे इस, देखो देखो दोनों को सीरीज कनेक्शंस करेंगे, कनेक्टिंग वायर है, अगर इधर से ऐसे जा रहा है क्योंकि यहाँ जीरो हो रहा है, तो उस कंडीशंस में देखो अगर हम कहते हैं तो चार्ज क्या हो जाता है मेरा, कांस्टेंट। चार्ज क्या होता है इसका, कांस्टेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है ये हमें देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, V1 कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है मेरे पास 36 इंटू, ठीक है, इस पे देखो क्या लिखोगे आप, 6 अपॉन 6 प्लस 3 18, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 12 वोल्ट। मतलब मैं ऐसे बोलूं तुमको कि यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल है 12 वोल्ट। ठीक है, इसके पास कितना पोटेंशियल आएगा 12 वोल्ट का। तो V2 भी निकाल लो, V2 क्या हो जाएगा 36 इंटू 3 डिवाइड बाई 18, दैट बिकम्स क्या हो जाएगा, देखो 3 से ये कितना टाइम काट दो 6, और 6 से ये 6 टाइम, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया 6 वोल्ट। मतलब 6 वोल्ट है मेरे पास। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्या कि चार्ज इनके पास कितना आएगा। ठीक है ना, देखो मेरी बात सुनो, अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके पास चार्ज कितना आएगा। तो ऑब्वियसली एक के पास पोटेंशियल कितना आया 12 वोल्ट का, दूसरे के पास पोटेंशियल कितना आया 6 वोल्ट का। तो चलो इस पे चार्ज मैं मान लेता हूँ Q1 और इस पे चार्ज मान लेता हूँ मैं Q2। तो बताओ Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 6 इंटू 12 मतलब 72 माइक्रोकूलम। ठीक है, और Q2 की चार्ज बताओ, Q2 कितना लिखूं मैं, Q2 क्या हो जाएगा, देखो 6 इंटू 3 दैट मीन्स 18 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ देखना एक बार तुम देख लो क्वेश्चन, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच डज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चेंज व्हेन एस इज क्लोज, तो कितना चार्ज में चेंजेस आ रहा है ये मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि हमें इनिशियली हमें पता है कितना चार्ज था उसके पास और फाइनली क्या चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे चार्ज, ठीक है,
चेंज अगर हम निकालें, अगर हम चार्ज का जो चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब फाइनली क्या चार्ज आ रहा है, ठीक है, चेंज का, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब, फाइनल माइनस इनिशियल, तो देखो इसके पास फाइनल कितना है, Q1 वाले के पास 72, तो देखो हम क्या लिखेंगे 72, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, फाइनल चार्ज ऑफ प्लेट और इनिशियल चार्ज ऑफ प्लेट कितना होगा। क्लियर आ रही है आपको बात समझ में। तो देखो यहाँ पे देना फाइनल कितना हो रहा होगा, तो देखो ये इस तरफ से जा रहा है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मेरी बात को समझना कि फाइनल चार्ज कितना है और इनिशियल चार्ज कितना है, तो ये क्या हो जाएगा इस पे, ये 72, तो ये क्या हो जाएगा -72, और क्या लिखेंगे यहाँ से प्लस, क्या हो जाएगा ये 18, देखो पूरा एकदम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा -36 प्लस 36, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पे -52 माइक्रो कूलम, ठीक है, नहीं सॉरी 54 माइक्रो कूलम, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। कहीं दिक्कत नहीं बेटा इसको समझने में, क्लियर है, ठीक है ना, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। फाइनल माइनस इनिशियल करना था हमको, फाइनल चार्ज कितना हो रहा है प्लेट पे, माइनस इनिशियल चार्ज, तो फाइनल प्लेट, इस प्लेट पे कितना चार्ज आया और इनिशियल कितना था, ठीक है, क्लियर आ गई आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब आगे वापस इसी को कंटिन्यू करेंगे, ओके।